ग्रुप में नोट्स डाले मैंने। हाँ, थैंक यू। और सिलेबस, मुझे सिलेबस का कॉपी चाहिए था क्योंकि हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है ना, वो मुझे पहले देखना है एक बार। आपने गुरु, राहु और शनि पे किया था। हाँ, हमने डिस्कशन लिया था, तो जो नोट्स आए ना वी विल गो विद दैट नाउ। सिलेबस का तो नहीं है शायद। मिला, मुझे मिल गया, कोई बात नहीं। सिलेबस के अनुसार हम अभी लग्न को जो है वो समझते हैं और राशियों को समझते हैं। तो राशियों के अपने गुण होते हैं, राशियों का अपना स्वामी होता है। और एक अलग तरीके से मैं आपको यहाँ पे डिटेल में राशियों के बारे में बताऊंगी। इस नोट्स में ना पहली राशि नहीं है, आई गेस मेष राशि नहीं आई है आपको। किसी ने चेक नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक बार मेरे नोट्स में बाद में देखती हूँ। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि से शुरू करेंगे। इस जन्म प्रकार की व्यक्ति दिखने में छोटे होते हैं, उनका रंग, चेहरा, होठ, भूख और आंखें बड़ी होती है। तो क्या करना है ना, जब भी हम इमेजिन करते हैं किसी राशि के व्यक्ति को, तो हम लग्न से क्या देखते हैं? उनका शरीर देखते हैं, बॉडी देखते हैं। चंद्र से क्या देखते हैं? उनका मन देखते हैं। तो इसलिए जब लग्न आता है तो हमें उसको इमेजिन करना है कि कैसे ये व्यक्ति दिख सकती है। तो टॉरस जिनका एसेंडेंट होता है, लग्न होता है, उन व्यक्तियों का जो है वो कद थोड़ा सा छोटा हो सकता है, रंग हल्का सा गहरा, आंखें बड़ी होती है, गर्दन पतली होती है, लेकिन जो फेस का पार्ट है वो बड़ा होता है और नोज भी ब्रॉड होता है। रंग जो है वो थोड़ा सा डार्क होता है, ब्रॉड शोल्डर और ब्रॉड एकदम ये होता है। बाल हल्के से भूरे या कर्ली होने के चांसेस है। अगर ये एक फीमेल है तो जो भी है वो मतलब जो बॉडी टाइप होता है ना, एथलेट बॉडी टाइप होता है, अगर हमें अपनी भाषा में समझना है तो एथलेटिक बॉडी हम बोल सकते हैं वृषभ राशि के लोगों की। इनमें वेट गेन भी बहुत जल्दी हो सकता है। और जब वृषभ राशि का वेट गेन होता है ना, लग्न की बात हम जब करें तो बॉडी के सारे पार्ट्स में इक्वल वेट गेन होता है। आपने देखा होगा यूजुअली ज्योतिष में जो रूल है वो वेट गेन को हमारा कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है? गुरु। तो जुपिटर जब वेट गेन को रिप्रेजेंट करता है तो जुपिटर हमारी कुंडली में जिस भी भाव में बैठा है वहां पे जो बॉडी पार्ट आता है, उस बॉडी पार्ट का वेट गेन उस व्यक्ति का बहुत जल्दी होता है। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत बार आप देखोगे किसी का सिर्फ अपर बॉडी पार्ट गेन होता है, किसी का सिर्फ लोअर बॉडी पार्ट होता है, किसी का सिर्फ गर्दन और फेस का ही होता है, बाकी बॉडी एकदम स्किनी दिखती है। तो वेट गेन भी आप देखोगे, उससे भी आप अंदाज लगा सकते हो कि इस व्यक्ति का जुपिटर इनकी कुंडली में कहाँ पे बैठा हुआ है। इस राशि के व्यक्ति जो है वो बहुत जिद्दी होते हैं, अहंकारी भी होते हैं और उनको गुस्सा जल्दी आता है। थोड़ा सा तामसिक स्वभाव इनके अंदर होता है, थोड़े लेजी भी होते हैं। उनको किसी काम के लिए जो है वो पुश करना पड़ता है, लेकिन अगर वो अपना काम शुरू करे तो उनको कोई रोक नहीं सकता। उनकी खासियत यही है कि उनको वो मोटिवेशन चाहिए होता है या वो पुश चाहिए होता है। जब उनको वो पुश मिलता है ना तो उसके बाद वो एक पर्टिकुलर परफॉर्म करते हैं और अपने लाइफ में सक्सेस होते हैं और दूसरों पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी डालते हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है ना कि ये हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन उस खुशी को पाने के लिए उनको काम करना नहीं होता है। दे ऑलवेज बिलीव इन स्मार्ट वर्क, या तो वो कुछ लूप होल्स ढूंढ के निकालेंगे। इसमें क्या होता है ना, आधा टाइम उनका ड्रीमी लाइफ में जीने में जाता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा या मैं वो करूंगी। और फिर बाद में जब एक्चुअली टाइम निकल जाता है, तो आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपको कोई प्रोजेक्ट है जो 10 दिन के बाद, वृषभ लग्न जिनका है उनको 10 दिन के बाद एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। अगर आपको उसको सिस्टमेटिकली करना है तो डे वन से एक एक स्टेप लेके आप करोगे, तो वृषभ राशि वाले वैसे नहीं करते हैं। उनको बहुत पुश कर करके वो एक रात पहले जैसा तैसा सबमिट करेंगे। उससे क्या होता है, वर्क क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर उनको आप पुश करो तो उसके बाद उनका जो काम है वो चलता रहता है, लेकिन वो बार बार करना पड़ता है। तो इसमें आपको क्या इमेजिन करना है, जैसे बैल, हम सब लोग जानते हैं, हम भारतीय है, किसान है, सबको पता है कि बैल से जब हमें काम करवाना होता है तो क्या होता है, उसको बार बार चाबुक मारना पड़ता है या बताना पड़ता है कि उठो। उसी प्रकार से वृषभ राशि के लोगों को भी हमें उठाना पड़ता है या जगाना पड़ता है। क्योंकि होता क्या है कि आपने देखा होगा कि वो बैठे रहे तो बैठे ही रहते हैं, फिर वो अपने सपने में ही एकदम ताजमहल खड़ा कर देंगे
कि मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, मेरा प्लान ये है, यहाँ से फाइनेंस लाऊंगी, वो करूंगी। बट एक्चुअल लाइफ में जब तक हम कोई स्टेप्स नहीं लेते तो कुछ काम होता ही नहीं है। इसीलिए जब ये लोगों की नींद खुलती है तब तक इनका एक सर्टन एज निकल जा चुका होता है, एंड देन दे रियलाइज कि बाकी लोग सक्सेस हो गए और मैं अभी तक नहीं हूँ। इसलिए इनको शुरू से बहुत पुश करना जरूरी है। अब इनका जो विस्तार है वो कृतिका नक्षत्र का, वृषभ राशि का जो विस्तार है वो कृतिका नक्षत्र का अंतिम चरण है और रोहिणी नक्षत्र का पहला चरण। इस राशि के जातक दिखने में छोटे, सुंदर, गर्दन पतली, लेकिन जबड़ा मोटा, ये हमने देखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि इनमें से जीवन शक्ति, स्वास्थ्य, प्रकृति और आमतौर पर रोग मुक्त मुक्ति होती है। मतलब क्या होता है, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और इन्हें हमेशा अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, लग्जरियस लाइफ जीना, ये चीजें अट्रैक्ट करती है। अच्छा खाना, वृषभ लग्न के लोग जो है या वृषभ राशि के लोग जो है ना, दे कैन कुक वेरी वेल। उनको फूड में बहुत इंटरेस्ट होता है, एकदम बारीकी से हर बात को वो देखेंगे। अगर उसमें उनका मंगल अच्छा है तो रेस्टोरेंट बिजनेस उनके लिए बहुत अच्छा है। वृषभ राशि का जो स्वरूप हमने देखा है वो है बैल का देखा है, यानी बुल। 2 नंबर पे ये राशि आती है और इसे हम फीमेल राशि मानते हैं। इसका स्वामी जो है वो शुक्र है। ये चार्ट में जो पढ़ रही हूँ ना, आप नोट्स में देख भी रहे होंगे, ये आपका टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, तब आप एस्ट्रोलॉजी अच्छे से जानोगे। ये सबको याद होना चाहिए कि कौन सी राशि का स्वामी कौन है, उस राशि का चिन्ह कौन सा है, उस राशि का नंबर कौन सा है, तत्व कौन सा है, प्रसव कौन सा है। अब मैं सिर्फ आज वृषभ राशि लूंगी और इस पे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये पॉइंट्स हमने कैसे देखने हैं, ताकि आप बाकी राशियों को सेम पॉइंट अप्लाई करेंगे। अब जैसे हमने देखा कि राशि स्वरूप जो है वो बैल है, मतलब एक आकृति आपके सामने आ जाएंगी कि ये व्यक्ति दिखने में कितने स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, एथलेटिक बॉडी टाइप उनका होता है। ये नंबर 2 है, मतलब जब हम 12 भावों की कुंडली लगाते हैं तो जहां पे भी 2 नंबर आएगा दैट इज टॉरस, यानी वृषभ राशि। इसे फीमेल राशि कहा जाता है। आप अगर देखोगे तो राशियों के टाइप है, मेल राशि, फीमेल राशि, बहुप्रसव, मध्य प्रसव। ये क्या है ये मैं अभी आगे आज ही आपको बताऊंगी। प्रभाव, इस राशि का प्रभाव जो है व्यक्ति के मुख पर होता है। तो मुख पर होता है मतलब हमारा फेस स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये वृषभ राशि के पैरामीटर जो है वो हमारे फेस पे ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जिनकी भी वृषभ राशि होती है उनमें एक अट्रैक्शन का ऑरा होता है। प्रसव, मध्य प्रसव, बहुप्रसव। प्रसव जो है वो आपको कहाँ देखना है मैं आपको बताती हूँ। इफ एनीबडी कैन प्लेस अ ब्लैंक चार्ट, कोई अगर ब्लैंक चार्ट प्लेस कर सकता है ना स्क्रीन पे, तो मैं वहां पे आपको ये सारी चीजें कैसे देखनी है ये समझाती हूँ। कोई भी एक ब्लैंक चार्ट आप गूगल से उठाइए और उसको आप वहां पे शेयर कर दीजिए ग्रुप में। एनीबडी इज एबल टू, मेरा आज थोड़ा सा मैं अभी भी ट्रैवल में हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ, थोड़े लिमिटेशन से मुझे, कैमरा भी ऑफ है। सो एकता जी या सुनील जी, कोई भी चार्ट आप अभी का प्रश्न कुंडली का लगा के शेयर करेंगे तो भी चलेगा। करता हूँ मैम, एक निकाल रहा हूँ। जी ठीक है, अभी का प्रश्न ही लगा दीजिए तो हम उसमें और भी कुछ चीजें डिस्कस कर सकते हैं। वृषभ राशि का है वो लगा दूं? लगा। नहीं, आप प्रश्न लगाइए, क्योंकि हम ये बाकी के पॉइंट सीख रहे हैं ना, तो लोग क्या ठीक। होंगे वृषभ राशि पे अटक जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग ये सिमिलर पॉइंट दूसरी राशियों पे भी अप्लाई करके देखें। ठीक है मैम। हाँ, क्योंकि अभी हम कुंडली नहीं देख रहे हैं ना, हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हाउसेज और राशि देख रहे हैं। मैम ग्रुप में डाला एक बार तो अभी पहले मैंने। ठीक है, नहीं आप सीधे शेयर कर दीजिए सुनील जी। एक मिनट, उसके लिए मेरे लिए व्हाट्सएप खोलना पड़ेगा। ओके। मैंने वैसे उसमें ग्रुप में तो डाला है मैम। हम्म। मैम शेयरिंग का ऑन करें मैम, अलाउ करना पड़ेगा। शेयरिंग का ऑन है, एक ऑन है। मिनट में देखती हूँ फिर से। हाँ, आप शेयर कर सकते हैं, आपका रिक्वेस्ट आ जाएगा मुझे। एक मिनट।
मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ तो फिर आसान हो जाएगा। हाँ, बस चार्ट ओपन कर दीजिए। यस, अब यहाँ पे नंबर 2 कहाँ पे है? 10th हाउस में है, तो हमें सिर्फ उसी पे फोकस करना है अभी। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लग्न तो हमने समझ लिया, हमें जो फीमेल राशि या मेल राशि ये जो आता है, या प्रसव जो है, बहु प्रसव, मध्य प्रसव, इन पॉइंट्स को समझना है। तो 2 नंबर अब कौन से भाव में आया है? 10th पे हाउस में आया है। हम्म, मतलब 10th हाउस में क्या हो गया? फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट हो गई। तो फेमिनाइन एनर्जी आपके कर्म स्थान में जब एक्टिवेट होती है तो उसका प्रभाव आपके कर्म स्थान पे पड़ता है। फेमिनाइन एनर्जी मतलब क्या है कि जब वृषभ राशि जो आती है वो वीनस की है, तो उसमें थोड़ा ब्यूटिफिकेशन होता है। तो ये जो भी चार्ट है, 2 नंबर अगर 10th हाउस में बैठा है तो अपने कार्य स्थल में या अपने काम में ये व्यक्ति जो है बहुत आर्टिस्टिक होंगे। हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर, मान लीजिए फूड में है तो गार्निशिंग अच्छा करेंगे, फैशन में है तो वहां पे अच्छा करेंगे, डिजाइनिंग पार्ट अच्छा करेंगे। अगर कोई एक सिंपल पेज लिखने को भी इनको दिया जाए तो वो पेज लिखते समय प्रॉपर दोनों लाइंस छोड़ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन्स यूज करना और उस पेन से लिखना जितना खूबसूरत हो सके, दे विल ट्राई टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ देयर प्रोफेशन। ये यहां से पता चलेगा। अभी यही नंबर अगर पंचम स्थान में आता तो क्या होता, ये मुझे कोई थोड़ा सा बताए आपके एनालिसिस पे, फिर मैं बताई दूंगी। बाकी आप भूल जाइए, आप सिर्फ 2 नंबर को याद रखिए। यहाँ पे यूरेनस है, मरक्यूरी है, मार्स है, सब भूल भूल जाइए। सिर्फ आप 2 नंबर उठा के 5th हाउस में रखिए और मुझे बताइए कि इसका एनालिसिस कैसे होगा। मैम इसके अंदर फीमेल के अंदर मेल के गुण हो सकते हैं। सिंह राशि का आ गया, सूर्य है। नहीं, हमें बाकी कुछ नहीं देखना है, इसीलिए मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर लग्न की मत डालिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि चाहे वो मेल के गुण है फीमेल के, वो व्यक्ति हम्म, कोई भी है, वो अपने काम में बहुत पर्टिकुलर और आर्टिस्टिक होगा, तो मैम नंबर अगर पाँच, हाँ, फिफ्थ ऑर्गेनाइज हाउस होगा। क्रिएटिव में, ऑर्गेनाइज्ड माइंड। होगा। फिफ्थ हाँ। हाउस में आएगा तो बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव रहेगा, हम्म। संतान के ऊपर। हाँ फिर एजुकेशन में भी उसका प्रभाव रहेगा। जी। और क्रिएटिव माइंड। हम्म। और बच्चे जैसे अ, सबसे बड़ी बात, पंचम स्थान से हम क्या देखते हैं, इसको पहले समझना है। संतान को देखा जाता है मैम। संतान को देखते हैं और प्राइमरी एजुकेशन को देखते हैं। एजुकेशन को, हाँ। हम्म। तो अब जब संतान की बात आती है तो ये फीमेल राशि है और इसका प्रसव क्या है? मध्यम या भ्रूण प्रसव। मतलब अगर यहाँ पे 2 नंबर है तो फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई इश्यू आने के चांसेस बहुत कम है, ना कम के है। बराबर है। बहु प्रसव मतलब क्या या मध्यम प्रसव मतलब क्या, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे आप सिंह राशि को लोगे, जैसे यहाँ भी सिंह लग्न है इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल ले रही हूँ। अगर 5 नंबर 5th हाउस में आ जाता है तो वहां क्या होता है? लियो एक्टिवेट हो गया। अब लियो जो है, यानी सॉरी, सिंह राशि जो है उसे क्या माना जाता है? लघु प्रसव, मतलब कम से कम बेबीज होंगे। तो आप जब उसको देखोगे तो अगर किसी के भी चार्ट में 5th हाउस में 5 नंबर आता है ना, तो उनको या तो बेबी होने में डिले होगा, या कम हो गए, या एक ही हो गया। अभी आजकल तो सब एक या दो ही बेबीज होने देते हैं, बट पहले काल में कैसे थे, वहां पे लिमिटेशंस नहीं थे, थोड़ा ज्यादा होता था, तो कुछ व्यक्तियों को एक या दो उतने ही होंगे। तो वहां पे कौन सी राशि है ना, वो डिसाइड करती है कि आपके बच्चे कैसे और किस प्रकार से होंगे। तो मान लीजिए वहां पे 5 नंबर की राशि आती है जिसका स्वामी सिंह है। अब सिंह स्वामी आने के कारण सिंह को हम कैसे देखते हैं? जंगल का राजा। तो सिंह की फर्टिलिटी कैसे है वो आप यहाँ अप्लाई करोगे इस फैमिली के लिए। कि लघु प्रसव बहुत बार बहुत लघु बच्चे प्रसव। नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं, मान लीजिए कि एक ही कब हो गया किसी लियो को, लेकिन वो फिर भी जंगल का राजा ही बनेगा ना। मतलब क्या होगा कि वो फिजिकली स्ट्रांग होगा, मेंटली स्ट्रांग होगा, नाम रोशन करेगा। तो पंचम स्थान में 5वीं राशि आती है तो उस व्यक्ति को संतान होने में डिले हो सकता है, लेकिन जो भी संतान होगी वो उनका नाम रोशन करेगी,
उनको अच्छा नेम और फेम संतान के कारण मिल सकता है। ऐसे हमें जो ये प्रसव है उसको देखना है। लेकिन अगर पंचम स्थान पे राहु शनि की दृष्टि है और कुछ है और उसके साथ साथ वहां पे 5 नंबर है, तो यहाँ पे क्या होता है कि संतान ना होने के योग बढ़ जाते हैं। बाकी चीजें वहां पे अप्लाई है, लेकिन सिर्फ हम राशि के नंबर से देखें तो अब हम देख रहे थे टॉरस यानी 2 नंबर को, तो 2 नंबर को हम वहां पे कैसे देखेंगे कि बहु प्रसव राशि है ना वो, और फीमेल राशि है। तो वहां पे फीमेल संतान होने के या फेमिनाइन संतान होने के या इमोशनल संतान होने के चांसेस ज्यादा है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी फर्टिलिटी में। एक सही टाइम पे उनका जो है पुत्र या संतति योग है वो बन जाएगा। अब यही राशि फर्स्ट हाउस में आई तो उसको कैसे देखना है? इस प्रकार से आपको एक ही नंबर लेना है, उस नंबर को हर घर में रखना है, और उस घर के सिग्निफिकेंट और उस राशि के सिग्निफिकेंट इनका कॉम्बिनेशन करके फिर आपको बताना है कि वहां पे रिजल्ट क्या आएगा। आप समझ गए? बरोबर। कितने लोगों को समझा? अब मैं एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ तो थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे मीन राशि है, मीन राशि का सिंबल क्या है? मछली मछली। अब मछली की आप फर्टिलिटी देखो तो कैसी होती है? बहुत ज्यादा ज्यादा होती है। बच्चे होते हैं ना एक साथ हम्म मछली को। हम्म। मतलब क्या है, जिनका 12 नंबर वहां आएगा उनको मैक्सिमम संतान होने के मतलब बार बार तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ते हैं, या उनके योग बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो उनको बहुत संतानें होंगी, लेकिन वो सारी की सारी ब्रिलियंट होंगी इस पे नहीं है, 2 होगी 3 होगी जो भी उनका है। बट क्योंकि हम सिर्फ भारत को नहीं देख रहे हैं ना, हम यूनिवर्सल देख रहे हैं, किसी कंट्रीज में 4 5 भी होते हैं, तो हमें एस्ट्रोलॉजी को ऐसे देखना है कि अगर होती है तो फिश की आप जब बेबीज देखो अंडे देता है तो बहुत ज्यादा होते हैं, सारे के सारे बचते हैं क्या? नहीं। नहीं बचते हैं, बहुत सारे होने से पहले ही मर जाते हैं, बहुत सारे होने के तुरंत बाद मर जाते हैं, मतलब इम्यूनिटी वीक होती है या चीजें उनको थोड़ा डिले होती है, और बाद में एक लेवल पे आने के बाद फिर उनका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। इसलिए इनिशियल स्टेज पे पंचम में जब जल तत्व की राशि आती है और वो भी पाइसेस यानी मीन राशि आती है, तो उनका जो योग है वो बहुप्रसव होने के कारण उनका कौन सा योग बनता है? प्रेगनेंसी का योग बनता है। प्रेगनेंसी का योग अलग है, संतान योग अलग है। प्रेगनेंसी का योग बन के संतान हेल्दी होके हॉस्पिटल से घर तक आना ये अलग बात है। इसलिए जब बहुप्रसव में बहुत बार क्या होता है कि मिसकैरेज हो सकता है अगर पाप ग्रह की दृष्टि है तो, और बेबी को कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, होने के बाद 1 या 2 साल के अंदर ही कुछ वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है उनके हेल्थ को। तो मतलब क्या है, आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले 5 साल शिशु का बहुत केयर करना है। तो आप इसको इस प्रकार से समझो कि जो नंबर आप वहां रखोगे पंचम स्थान में, वहां से आपको संतति देखनी है तो प्रसव देखना है, उस राशि का तत्व देखना है। अग्नि तत्व की राशि है तो उसमें भी संतान योग थोड़ा सा कम हो जाता है। जल तत्व की राशि है उसमें संतान योग, पृथ्वी तत्व की राशि है संतान योग बढ़ जाता है। जल तत्व की राशि है उसमें मिसकैरेज का योग बढ़ जाता है। यहाँ पे हमें सिंपल जो प्रकृति का नियम है उसे लगाना है कि जब हम किसी भी सीड को मिट्टी में डालते हैं, जो हम वास्तु में भी सीखते हैं, उसको सही पोषण मिलता है तो वो फर्टाइल होता है। सिर्फ पानी में डालेंगे, बिल्कुल मिट्टी नहीं डालेंगे, वो सड़ जाएगा, खराब होगा। सिर्फ आग में डालेंगे, जल जाएगा। इसी प्रकार से फिफ्थ हाउस को आपको एनालाइज करना है, उसमें कौन सी राशि है, इस प्रकार से। अब इसके आगे हर राशि का जो है वो अपना अपना एक शरीर का पार्ट है। मतलब आपको कुंडली देख के ही पता चलेगा कि इस व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारियां होने वाली है, तो इसको किस प्रकार के प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकते हैं। वो कब आएंगे ये हम देखेंगे दशाओं में, जब दशाएं आएंगी। फिलहाल हम सिर्फ बेसिक समझेंगे कि एक व्यक्ति का जीवन हमें समझना है, तो उनका स्वभाव कैसा है, उनका शरीर कैसा है, वो आपको बताएगा राशि स्वरूप। दर्शक संख्या मतलब राशि की संख्या आपको बताएगी कि उसका प्लेसमेंट, क्योंकि राशियों का सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होता, वो सेम सीक्वेंस से ही होता है। लिंग, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक है, उससे आपको पता चलेगा इस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होगा। जैसे कि मान लीजिए वृषभ राशि किसी मेल व्यक्ति की है, तो वो सॉफ्ट स्पोकन होंगे, समझदार होंगे, बहुत जल्दी अग्रेसिव नहीं होंगे, कम से कम झगड़ा करके प्यार से चीजें सुलझाने के लिए कोशिश करेंगे। राशि स्वामी कौन है?
शुक्र है, मतलब इनको हमेशा से ही लग्जरी का अट्रैक्शन रहता है, तो ये लोग हमेशा ही लग्जरी को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद तत्व कौन सा है? पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व क्या देता है? एक प्रकार का स्टबननेस देता है। तो ये व्यक्ति को कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है, जल्दी कन्विंस नहीं होते हैं, इनको कोई भी चीज समझाना मुश्किल होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि इनको समझाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा तब ये काम करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि इनको पुश करना उतना आसान नहीं है। तो ये क्या हो गया? ट्रिकी हो गया। दिस इज हाउ द एस्ट्रोलॉजी इज, इट गिव्स सोल्यूशन बट नॉट दैट इजी, इट लुक्स इजी। उसके बाद है प्रकृति। तो इनकी शरीर प्रकृति जो आपको आयुर्वेद से कनेक्ट करती है, वात है, पित्त है, कौन सी है, वो बताएगी कि किस प्रकार के रोग ये लोग इनवाइट कर सकते हैं। तो आप कुंडली देख के भी उनको किस प्रकार की बीमारियां हो सकती है ये बता सकते हैं। इनका प्रभाव इस राशि का कौन से बॉडी पार्ट पे है वो आपको प्रभाव से पता चलेगा। प्रसव से आपको फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीजें पता चलेगी, उनकी फर्टिलिटी के बारे में। बाल काल मतलब ये राशि कौन से काल को रूल करती है, तो ये जो है वो नाइट को रूल करती है। वृषभ राशि की दिशा कौन सी है? तो दक्षिण दिशा है। ये चार्ट आपको याद रखना है क्योंकि ये आपको वास्तु में काम आएगा, क्योंकि दिशा कौन सी है और तत्व कौन सा है ये हम वास्तु में यूज करेंगे। रंग हल्का सा गोरा होगा। पाद संख्या मतलब चतुष्पाद, ये हम आगे ये देखेंगे, इसका अभी हमें जरूरत नहीं है। चतुष्पाद का मतलब क्या है कि ये जो एनिमल हमने देखा है बैल, इसके 4 पैर होते हैं। चार पे अब इनका हम्म। स्वभाव धर्म मतलब स्थिर स्वभाव। अब इनका स्वभाव धर्म स्थिर क्यों आया? क्योंकि तत्व पृथ्वी तत्व है ना। जब पृथ्वी तत्व है तो वो व्यक्ति मुझे जरा 1 मिनट देना। हाँ चंद, ओके, वन वन इज फाइन विथ मी। I'm in class. As soon as class done, I will come. 30 minutes more. Yeah. Okay. Sorry. तो एक्चुअली यहाँ पे एक फैमिली है, उन्होंने मुझे होस्ट किया है। पहले तो मैंने चेक इन किया था होटल में, बट उन्होंने मुझे होस्ट करके, मेरा बर्थडे था तो घर पे बुला के सेलिब्रेट किया, जो हमारे क्लाइंट ही है। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे अभी? एक पाद संख्या मिनट। चतुष्पाद। हाँ, चतुष्पाद, उससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सा एनिमल इस राशि को रूल कर रहा है। इस प्रकार से हम उसको देखेंगे। हम स्वभाव को देख रहे थे कि तत्व कौन सा है, और अनुकूल भाव मतलब ये राशि कौन से भाव में सबसे अच्छा रिजल्ट देगी। तो अभी जो 10वें भाव हमने में। चार्ट लगाया था, सिग्निफिकेंटली उस चार्ट में ये राशि कहाँ पे थी? दशम भाव में ही थी। 10वें भाव में ही है, मतलब बरोबर। यहाँ पे ये उच्च की मानी जाती है, ये अच्छे भाव की उसके लिए अनुकूल है। ये हम्म। चीज बहुत छोटी है लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी है जब भी आपको कुंडली देखनी है तब। आपको ये हर छोटी चीज एक अच्छा बड़ा प्रिडिक्शन करने के लिए हेल्प करेगी। तो कोशिश कीजिए कि इस चार्ट को बाय हार्ट करे हर राशि के। पराशर जब हम सीखते हैं तो पराशर में सबको लगता है बहुत आसान है, सिर्फ सूत्र है। लेकिन आप पराशर सीखो, आप भृगु नंदी नाड़ी सीखो, या आप कोई भी ज्योतिष जेमिनाई सीखो, कुछ भी बेसिक जब तक आपको नहीं आता है तब तक आपको सूत्र नहीं समझेंगे। इसलिए जिस भी ये चीज को आप सीख रहे हो उसका बेसिक फाउंडेशन मजबूत करने की कोशिश कीजिए, फिर आगे की चीजें जो है वो मुश्किल नहीं होगी। अभी आप बोलोगे कि मैम इसको बाय हार्ट करना मतलब बहुत ट्रिकी है, तो फिर हम क्या करेंगे? इसको बस डेली आप पढ़िए, डेली 2-3 राशियां पढ़ लीजिए, और आपके आसपास उस लग्न के या उस व्यक्ति के, उस राशि का कौन सा व्यक्ति है उसे एनालाइज करना शुरू कीजिए। हमारे आसपास बहुत लोग होते हैं और जनरली मून साइन हम सबको पता होता है, एसेंडेंट तो बहुत सारी कुंडलियां हमारे पास आती रहती है। तो आप उस व्यक्ति को पर्सनली जब जानते हैं ना और फिर चार्ट उसके ऊपर अप्लाई करते हैं ना, उनको समझना और ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए सिर्फ आप इसको पढ़ते जाओगे ना कि मैम ने बोला है तो ये वृषभ राशि, ये बैल जैसी है वगैरह, ये सब आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन आप एक पर्टिकुलर कि हाँ मेरा एक दोस्त है वो ऐसे ही दिखता है, फिजिकली तो बहुत फिट है लेकिन बहुत लेजी है, कुछ करता नहीं, ये आप देख सकते हो इससे। अगर 10th हाउस में ये राशि आती है तो फिर आप देखोगे कि हाँ एक तो ये काम करता नहीं, लेकिन जब करता है तो बहुत परफेक्शन के साथ करता है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए उच्च का भाव है ना, अनुकूल भाव है। तो करेगा नहीं तब तक ठीक है, लेकिन जब करेगा तो अपना 100% देके उस काम को परफेक्ट करेगा। अब इस राशि की देवता कौन सी है? तो इस राशि की देवता है कुबेर या इंद्र या लक्ष्मी। मतलब है लक्ष्मी, लक्ष्मी स्वरूप राशि है। राशि उदय,
पृष्ठोदय राशि, इसका हमें जरूरत नहीं है, आप याद रखें, बट हमारे सिलेबस में राशि उदय अभी नहीं है। और भाग्यशाली वर्ष, पराशर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझोगे तो, कि हर राशि का अपना, जैसे आप डिग्री सीखते हो, तो यहाँ पे हम डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं कि कौन सी राशि कौन से वर्ष में आपको अच्छा प्रभाव देगी। जैसे हम देखते हैं कि राहु जो है वो अपना उच्च प्रभाव और अच्छा प्रभाव, शुभ प्रभाव जो है वो एज ऑफ 42 देता है। शनि जो है 38 में देता है। वैसे वृषभ राशि 25 में बेस्ट रिजल्ट देती है। मतलब क्या, कि जो भी व्यक्ति है जिनका ऋषभ लग्न है, उनके जीवन में 25th ईयर में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट घटना घटी होगी। कोई ना कोई महत्वपूर्ण घटना या भाग्योदय कारक घटना उनके जीवन में एट द एज ऑफ 25 हुई होगी। तो जब आपके पास चार्ट आता है और आपने देखा कि ऋषभ लग्न है, आप क्लाइंट को पूछते हो 25वें साल में कुछ खास आपके साथ हुआ था क्या, विल ही नॉट सरप्राइज्ड कि आपको कैसे पता चला? ही विल सरप्राइज, नो? सब लोग म्यूट पे यस। है, मैं अकेले बोले जा या रही नहीं नहीं मैम, चालू चालू है मैम। हाँ, तो ये क्या हो गया, आपका प्लस पॉइंट हो गया। अब एज अ एस्ट्रोलॉजर आपको पता है कि सिंपल चीज है, आपको बस एक 12 राशियां लेनी है, उनका भाग्यशाली वर्ष क्या है वो बाय हार्ट करके रखना है, टिप ऑफ द टंग। जो लग्न है उसका भाग्यशाली वर्ष ये है, उसी प्रकार से आप बोल दोगे तो क्लाइंट के लिए तो सरप्राइज हो गया कि अरे वाह, ये तो जानते हैं, तो अच्छे ज्योतिषी है, तो आपके आगे की जर्नी आसान हो गई ना उनसे। अब इस राशि के जो लक्षण है वो कैसे है? विजय प्राप्त करना, स्नेह मतलब प्रेम, पोषण, और जबरदस्ती मतलब जैसे हमने कहा ना स्टबन है, और डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी भी इनके अंदर थोड़ी सी होती है। ये लोग जो है ये थोड़े से को डिपेंडेंट होते हैं अपने जीवन में, क्योंकि किसी को भी आप पुश करते हो, जैसे देखो, तो को डिपेंडेंसी तभी आती है ना, मतलब पुश करना मतलब क्या, मतलब इनको मोटिवेशन की जरूरत होती है, इनको कोई मोटिवेट करे। अब इनको मोटिवेशन किस प्रकार का चाहिए? अगर आप वृषभ राशि के व्यक्ति को बोलोगे कि तेरा दोस्त कितना अच्छा कर रहा है और तू तो कुछ नहीं कर रहा है, तो वो जितना कर रहे हैं ना वो भी नहीं करेंगे। आपको उनको उनकी तारीफ करनी है कि वो कौन सी चीजें अच्छे करते हैं, उनका कार्य कैसे परफेक्ट होता है, उनको मोटिवेशन उनकी खुद की अच्छी चीजें सुना के फिर करना है। तब वो जो कार्य है वे और थोड़ा ज्यादा अच्छे से करेंगे। ये लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, थोड़े से स्टबन, और थोड़ा सा इनको ईगो ज्यादा होता है। और इनको जो पारंपरिक शास्त्र हमारे हैं, चाहे वो कोई भी हो, जैसे रिचुअल्स है, वेद है लेकिन रिचुअल्स है, या पूजा पाठ है, या कोई हम जैसे मंत्र जाप करते हैं, इनमें उनको कितने भी मॉडर्न हो उनको इसमें इंटरेस्ट रहता है। ये खुद को बहुत परिपक्व समझते हैं और सीखने में हमेशा इनको इंटरेस्ट आता है। इस राशि का एक ही जो प्रॉब्लम होता है ना, कि उनको हमेशा लगता है कि वो परफेक्ट है, इसलिए वो अपनी गलती जो है वो जल्दी नहीं मानते हैं। और एक को डिपेंडेंसी होती है, मतलब उनको हर बार मोटिवेशन के लिए आप बताते जाओ अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, कर, तब जाके वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे और फिर जाके एक लेवल पे वो अच्छा करेंगे। अब इस राशि के अंडर कौन से कार्य क्षेत्र आते हैं? तो इसके अंडर वीनस है, शुक्राचार्य इसके ऋषि है। तो शुक्राचार्य मतलब क्या है, शुक्र मतलब क्या है? लग्जरी, इतना ही हम जानते हैं। इसके अलावा आर्ट, आर्ट कम्स अंडर वीनस। तो इनको जितने भी ब्यूटी आर्ट से रिलेटेड बिजनेस है ये सारे इनके अंडर आते हैं। ब्यूटी और आर्ट से रिलेटेड क्या है? आप कॉस्मेटिक सेल करो, डर्मेटोलॉजिस्ट भी है उसमें आ सकता है, कॉस्मेटिक सेल करो, या तो कोई आर्ट बनाओ, या किसी भी चीज का बिजनेस ये लोग अच्छे से कर सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट अच्छे हो सकते हैं, या रिसेप्शनिस्ट अच्छे हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक्टर्स एक्ट्रेसेस, नेम फेम इनको जो है वो मिलता है। जो भी चीजें जहाँ प्रेजेंटेबल होना है वो सारी चीजें ये लोग कर सकते हैं। एक और बात जो मैंने बहुत बार ऑब्जर्व की है, ऋषभ लग्न है या राशि है, दोनों व्यक्ति में इनका आवाज है ना ये नॉर्मल नहीं होता है, हल्की सी गले में खराश होगी या कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल फरहान अख्तर की आवाज आप देखते हो, अलग सी है ना, एक थोड़ी सी कि कुछ अलग गले से एक आता है। इस प्रकार से आपने कभी ऑब्जर्व किया है आपके आसपास के लोगों को? आपके आसपास है कोई ऋषभ वाले? विश्व लगने वाले तो नहीं मैम, तो ध्यान में नहीं आ रहे। लग्न हो या मून हो, जब थ्रोट की बात आती है तो आवाज है ना। तो अगर है तो इनको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, थ्रोट चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। जल्दी इनको जो है वो गले में खराश होना, खांसी होना,
थोड़ी सी डस्ट से लेके 5 मिनट ही सही लेकिन खांसी होना, ये सारी चीजें हो सकती है। मतलब थ्रोट इन्फेक्शन बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। ये इस प्रकार से हमने वृषभ राशि को देखा। यहाँ पे आगे वैसी बहुत सारी राशियां हैं जिनका आपने बाय हार्ट करना है, लेकिन अब मैं क्या करूंगी, सारी राशियां हम नहीं ले सकते, लेकिन मैं अभी यहाँ पे 5 लोग लॉग इन है, तो 5 में से किसी भी एक की हम राशि ले लेंगे, 1 या 2 लोगों की, और उसके बारे में बात करेंगे ताकि हमें पता चलेगा वो चीजें मैच हो रही है या नहीं। कोई चाहता है अपना असेंडेंट बताना? मेरा मेष लग्न है, वो है ही नहीं मैम। आप बच गए। और कोई अपना लग्न शेयर करना चाहेगा? किसी एकता और का मैम का ले कीजिए, लीजिए। अपने बच्चे का, किसी का, बट कि हम टैली कर सके कि ये चीजें है वहां पे। मैम कर्क लग्न का बता। किसका? कर्क लग्न। सिंह? कर्क कर्क। आपके कर्क लग्न, कैंसर साइन, ओके। हम्म। कर्क लग्न की जब हम बात करते हैं ना, तो ये लोग, ये डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ूंगी मैं, अपने इसमें आपको बता दूं। पहले तो ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, वाटर साइन है, तो हम्म। हर छोटी बड़ी चीज जो है ये दिल पे लेते हैं। दूसरा, इनका नक्षत्र जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण आता है, और पुष्य नक्षत्र के चारों चरण भी इसी राशि के अनुसार आते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र के अंडर जब कर्क राशि आएगी तो उसका रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। पुष्य नक्षत्र के अंडर आएगी तो थोड़ा डिफरेंट होगा। आश्लेषा के चरण में आएगी तो थोड़ा डिफरेंट होगा। मतलब क्या है, राशि एक ही है, लेकिन उस एक ही राशि की व्यक्ति का स्वभाव गुण उसके नक्षत्र पे बदल जाता है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि आप किसी की भी सिर्फ राशि जान के उसको 5 पॉइंट बताएंगे ना, 2 या 3 फीट बैठेंगे तो नहीं बैठेंगे, वो अग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ज्योतिष है वो नक्षत्रों पे ज्यादा डिटेल में जो है वो प्रभाव डालता है। क्यों? क्योंकि राशियां कितनी है, 12 राशियां। नक्षत्र कितने हैं, 27 नक्षत्र। तो 27 नक्षत्र मतलब हर राशि का जो है उसका बाइफर्गेशन होके जो उसका नक्षत्र है उस प्रकार से उस व्यक्ति का स्वभाव बदला जाता है। और जब हम पारंपरिक ज्योतिष सीखते हैं तो हम देखते हैं कि पुरातन काल में जो है वो राशियों का जो है वो बाद में आया था इन्फ्लुएंस। राशियों का शोध जो है वो बहुत बाद में लगा था, लेकिन वहां पे जो नक्षत्र है, जो हमारे ऋषि मुनि है, उन्होंने नक्षत्रों की खोज पहले की है, राशियों की खोज बाद में आई है। इसलिए नक्षत्र बेस एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा सटीक होती है। तो पराशर को हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि हर राशि के नक्षत्र के विस्तार से उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ये राशि का नंबर जो है वो 4th है, और साइन जो है वो क्या है, क्रैब है। क्रैब हमेशा कैसे बैठता है, अपने बिल में जाके छुप के बैठता है, आपने देखा है। पानी में भी हो तो वो पानी में स्विम नहीं करता है, वो एक किनारे पे अपने राशि बिल में छुप के बैठता है। हम्म। तो इसलिए हम जब इसको समझते हैं, आई एम सॉरी, तो ये राशि के लोग थोड़े इमोशनल ज्यादा होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और वाटर साइन है तो एक बार अगर शेयर करने लगे तो बहुत ज्यादा शेयर करते हैं। अब आपको एक मैं मास्टर टिप बताऊंगी। इट इज नथिंग अगेंस्ट टू एनी राशि, ये हर राशि का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इनसे आपने कितना शेयर करना है। कर्क राशि के साथ कभी भी अपना सीक्रेट शेयर नहीं करना है, बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू टॉक अ लॉट, बी इमोशनल एंड गो विद द फ्लो। तो आपका अगर बहुत गहरा सीक्रेट कोई है तो वो आप उनको बताओगे तो वो किसी और को बताने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब क्या होता है कि आपका सीक्रेट आपका नहीं रहेगा, और सबसे बड़ी बात है जब आप खुद अपना सीक्रेट नहीं रख पाएंगे तो कोई और क्या रखेगा। तो कर्क राशि के लोगों को बताने से पहले 10 बार सोचना है कि वो कभी भी पब्लिक हो सकता है, नॉट इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, विद द फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन, विदाउट इवन नोइंग कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मतलब ये लोग जब बोलने लग जाते हैं ना तो उस फ्लो में इतने बढ़ जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सनल चीजें, और ये किसी और का नहीं, ये अपने भी पूरी लाइफ का पूरा सबको सुनाते रहते हैं दुखड़ा। और फिर बहुत बार लोग इनको जो है ना, जिसे हम बोलते हैं कि मिसयूज करते हैं। मेरे एक क्लाइंट है जिनकी कर्क राशि है, उनका जो स्वभाव मैंने देखा है, तो वो बहुत अपने बारे में शेयर करती है सबसे, और पूरा कि रात में थोड़ा हस्बैंड ने कुछ बोला तो सुबह वो स्कूल ग्रुप में जाके सबको बता देंगी, 10-15 जो फीमेल वहां खड़ी है उनको, कि कल रात को ऐसा हुआ। सो वो क्या होता है, उनका इंप्रेशन पूरा डैमेज हो जाता है।
लेकिन इन लोगों का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है वो ये है कि अगर आप इनसे हेल्प मांगने जाओ ना, ये डेफिनेटली जितना उनको पॉसिबल है उतनी जल्दी और ज्यादा हेल्प आपकी करते हैं। कर्क राशि के लोग जल तत्व के हैं, तो वैसे भी एनर्जी लेवल कम है। इनकी प्रकृति जो है वो कफ प्रकृति है, तो इनको एनर्जी यानी कि तामसिक यानी साधना, मतलब इनका खाना कैसे होना चाहिए, ऑयल घी ये सारी चीजें ज्यादा होनी चाहिए ताकि उनका एनर्जी लेवल बैलेंस हो जाए। नहीं तो क्या होगा, जल तत्व अधिक होने के कारण कफ और डिप्रेशन चांसेस बढ़ जाते हैं। कर्क राशि कोई लोगों को मैक्सिमम डिप्रेशन आता है। आपने कभी देखा है आपके आसपास है कोई कैंसर साइन, कैंसर मून? मेरी बेटी है मैम। अच्छा, तो वो बहुत ज्यादा सोचती है हर छोटी चीज को, या टेंशन बिल्कुल। लेती है जल्दी कुछ बहुत नहीं ज्यादा हुआ तो? स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस। हाँ। मैम साइबा भी है, वो भी सेम ऐसे ही। ओके, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं और थोड़ा हम्म। निगेटिव जल्दी सोचते हैं उसका कर्क कि लग्न नहीं भी और हुआ राशि तो। भी कर्क है मैम। अच्छा, तो वाटर जो है वो बहुत ज्यादा हो गया ना उसमें। वाटर बहुत बढ़ गया है। हाँ, वाटर लेवल बहुत बढ़ गया। आप उसको ना गले की सिल्वर तकलीफ का कड़ा चलती रहती पहना है। दीजिए लेफ्ट हैंड में, थोड़ा ओके। फर्क दिखेगा। हम्म। लेफ्ट हैंड में सिल्वर कड़ा जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा उनको, क्योंकि उनके वाटर लेवल को और इमोशनल लेवल को बैलेंस करेगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और हर बहुत छोटी ज्यादा। चीज के लिए हर्ट हो जाते हैं, और हर्ट होने के कारण जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं। दूसरी चीज है, ये उन लोगों से बात नहीं करेंगे जहां प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये कहीं और जाके ओपन होंगे जहां पे सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए क्या होता है कि गॉसिपिंग बढ़ जाता है, और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो वैसा ही रहता है, वो सॉल्व नहीं होता है। अब ये सॉरी, कर्क राशि जो है उसे प्रसव जो है वो बहु प्रसव बताया गया है। बहु प्रसव मतलब ये बहुपत्नी टाइपो मिस्टेक है, बहु प्रसव है यहाँ पे। मतलब कैंसर अगर फोर्थ नंबर अगर फिफ्थ हाउस में आता है तो यहाँ पे फर्टिलिटी के भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, संतान सुख है वो आसानी से मिल सकता है इस व्यक्ति को। हृदय यानी कि हार्ट, ईयर और चेस्ट को ये राशि जो है वो रूल करती है। इनका स्वभाव चर स्वभाव है। चर स्वभाव मतलब क्या है कि स्टेबल माइंड नहीं है, चेंज होते रहते हैं। जैसा सिचुएशन है वैसा वो डिसीजन अपना फ्लेक्सिबल रखते हैं। और इनके लिए भाग्यशाली वर्ष कौन से होते हैं, तो 24 से लेके 28 के बीच में। सुनील जी, आपकी बेटी का एज क्या है? इसमें बैठ रही है क्या उसका 24 से 28 के बीच में, या साइबा अभी का? नहीं, नहीं अभी नहीं बैठ रहा है मैम। मैम साइबा की छोटी शादी है। हुई 28 में। हाँ, क्योंकि 24 से 28 के बीच में इनके जीवन का सबसे बड़ा कोई ना कोई हम्म। इवेंट या बदलाव जिसे हम कहते हैं ना वो होता है। शादी तो हुई उनकी थी। शादी हो गई थी। तो नाउ एकता जी, यू अंडरस्टूड हाउ क्विकली यू कैन हम्म। बिकम वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। बस ये एज का फैक्टर लेके हर क्लाइंट को बस पहले आपको यही बताना है कि इस साल में आपके जीवन में कुछ हुआ था क्या स्पेशल। आपके आधा क्लाइंट का मन आपने जीत लिया यहाँ पे। हम्म। अब इस सही राशि बात। के लक्षण जो है, ये राशि सबसे अच्छा रिजल्ट कहाँ देती है? चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव नैसर्गिकता कौन से प्लेनेट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है? चंद्रमा। चंद्रमा। और कैंसर साइन का स्वामी भी चंद्रमा है। चंद्रमा है। मतलब चतुर्थ में अगर कर्क राशि आती है तो वो बहुत उच्च की मानी जाती है, अच्छा। अच्छी मानी जाती है। अगर इसमें चतुर्थ में चंद्रमा भी आ गया तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट वो उस व्यक्ति को मिलता है, मतलब माता से ज्यादा कनेक्शन रहेगा इनका। अगर मान लीजिए कि फोर्थ साइन जो है वो फोर्थ हाउस में आ गया तो मदर से कनेक्ट ज्यादा होगा, बहुत इमोशनल रहेंगी ये व्यक्ति। इनको हर चीज मदर से, सुख जो है ना पेरेंटल हाउस से बहुत सारा हेल्प, सुख, सपोर्ट ये हमेशा मिलता रहेगा। मतलब पेरेंटल साइड इनकी हमेशा थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। बरोबर। इस राशि के जो लोग हैं वो फोटोग्राफी कर सकते हैं, पोएट्री कर सकते हैं, जहां जहां इमोशंस चाहिए वहां वहां ये कर सकते हैं। वकील, लॉयर। अब लॉयर जो है वो कर्क राशि के लोग मतलब तब बन सकते हैं कर्क लग्न के जब उनका राहु अच्छा हो और मंगल, क्योंकि लॉयर एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे राहु और मंगल दोनों की जरूरत है। बिकॉज लॉ इज नॉट जस्ट अ इमोशंस, इट्स अ मैनिपुलेशन, इट्स पुटिंग समवन साइड। तो इट नीड एंगर, अग्रेशन एंड द मैनिपुलेटिव वेज टू प्रेजेंट। तो सिर्फ कर्क राशि होने के कारण वो अच्छा लॉयर बनेगा ऐसा नहीं बोलना है। इसमें से कोई भी एक्शन एक ऑप्शन हो सकता है, इतना आपको उनको बताना है। ये एक अच्छा जॉब ये लोग कर सकते हैं बिकॉज दे ऑलवेज वांट टू प्रूव हाउ गुड दे आर।
फोटोग्राफी या जो से पोएट्री है ये भी वो अच्छा कर सकते हैं, राइटिंग अच्छा कर सकते हैं। राइटिंग के लिए उनका मर्क्यूरी देखना भी जरूरी है। ज्योतिषी ये लोग हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा ज्योतिषी होने के लिए जो उच्च राशियां मानी जाती है वो है स्कॉर्पियन एंड पाइसेस। ये दो राशियों के लोग जो है वो सबसे ज्यादा, हम लग्न की बात कर रहे हैं तो इन रूल्स को जितना हो सके लग्न से कनेक्ट कीजिए। ये दो जो है लग्न, ये लोग ज्यादा माने जाते हैं कि वो बहुत अच्छे से एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। क्यों? कैंसर साइन के लोग एस्ट्रोलॉजी अच्छे से सीख सकते हैं, वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। ऐसा क्यों? कोई थोड़ा एक्सप्लेन करेगा? क्योंकि मैंने इसका आंसर अभी थोड़ी देर पहले दिया है, इसी क्लास में दिया है। क्या आपको लगता है कि कैंसर साइन कर्क राशि का व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिष सीखना परामर्श कर सकता है, एक अच्छा ज्योतिषी नहीं बन सकता? मैम वो सीक्रेट नहीं रखते किसी का। यस। एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले क्या चाहिए? काउंसलिंग, सीक्रेट। क्लाइंट को समझना और उसकी चीजें सिर्फ अपने तक रखना। कर्क राशि का एस्ट्रोलॉजर उन्हीं के साथ अपने घर का दुखड़ा सुनाते बैठ जाएगा, प्रिडिक्शन अच्छे देगा, लेकिन वो अपने इसका देगा। एक ही मिनट। हाँ। तो इसीलिए क्या है कि वो अच्छा ज्योतिष सीख सकते हैं। तो किसी को भी जिसका कैंसर साइन है, मान लीजिए आपके पास आया है और उनको आपको बताना है कि आप ज्योतिषी बन सकते हैं, या वो ऑलरेडी ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम उनको मना तो नहीं कर सकते। तो आप उनको क्या बोलेंगे कि आप ज्योतिष का काउंसलिंग लेने से ज्यादा टीचिंग ज्यादा कीजिए, या उसके ऊपर राइटिंग कीजिए, थीसिस लिखिए, या उसके ऊपर टीचिंग पे फोकस कीजिए। क्योंकि वहां क्या होगा, किसी से पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होगा और इनके नॉलेज को एक सही स्वरूप से ये मिलेगा, एनहांस हो पाएगा वो, और किसी का नुकसान भी नहीं होगा। समझ में आया? कि आपको उनको नहीं बोलना है कि आप ज्योतिष छोड़ दो, आपको उनको बोलना है कि आप अगर अच्छे ज्योतिषी होना चाहते हैं तो आप राइटिंग में जाइए या टीचिंग में जाइए, आपका सक्सेस आसानी से है। क्यों? क्योंकि अगर वो कंसल्टेशन लेने जाते हैं तो कंट्रोवर्सी होके नाम खराब होने के योग बढ़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी कंसर्न ऑफ क्लाइंट। ऐसा बहुत बार होता है ना, एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी ट्रोल किया जाता है कि आपने ये बात अपने तक नहीं रखी, ये ओपन हो गई। तो ये ट्रोलिंग के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, इसलिए इस राशि के व्यक्तियों को वो एडवाइजेबल थोड़ा सा कम है। अब और किसका लग्न है यहाँ पे? और कोई है जिसका लग्न हम ले? कर्क राशि जब पंचम में आती है तो कन्या रत्न ज्यादा से ज्यादा होने के योग बढ़ते हैं, फिफ्थ हाउस में अगर कैंसर का फोर्थ नंबर आता है तो ये चीजें आप ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए जो आपके आसपास है। और ऐसे व्यक्तियों को स्टमक इश्यूज भी थोड़े हो सकते हैं, इम्यूनिटी कम होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बार बार डर लगता है। मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो इन नोट्स में नहीं है, क्योंकि ये नोट्स मैंने इतने सरल दिए कि आप पढ़ोगे तो भी आपको आ जाएगा। तो इसके अलावा जो मुझे बताना है और इन्हीं चीजों को कैसे देखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। एनी अदर लग्न यू वांट टू टेक? गौतम जी का ले लीजिए। गौतम जी बताएंगे, आपका बताना चाहेंगे? आप किसी का भी बता दीजिए, फैमिली मेंबर का बताइए, किसी का भी, या आप एक जनरल कोई लग्न जिसके बारे में आपको क्यूरियोसिटी है वो बताइए। मैम कैप्रिकॉर्न लगन दूं? अच्छा। है आपके आसपास कोई, ताकि हम उसको टैली कर सके जब पूछेंगे तब? मकर अगर हम देखते हैं यानी कैप्रिकन, तो उसका राशि स्वामी कौन है सबसे पहले ये देखना है। शनि शनि। आता है। और शनि जो है वो मकर राशि में, हालांकि कल ही जब मकर संक्रांति थी तो सूर्य चेंज हो गया है, सूर्य वीक माना जाता है मकर राशि में। इसीलिए जब वो संक्रांति तक का एक महीना आता है ना, उसे मलमास कह के उसमें कोई शुद्ध कार्य या नया शुरुआत नहीं की जाती है। अब मकर राशि की जब हम बात करें तो मकर राशि भी जल तत्व की राशि है, हम्म, बहु प्रसव राशि है। मकर मतलब हम क्या देखते हैं? क्रोकोडाइल देखते हैं सिंबल में।
तो क्रोकोडाइल अगर आप देखते हो तो राशियों को आपको कैसे समझना है मैं आपको बताती हूँ। तत्व को, जल तत्व की कितनी राशियां है पहले मुझे आप बताइए। जल तत्व की 4, 8, 12, 3 राशि में। हाँ, नाम राशियों के। कर्क राशि हम्म और कर्क राशि और 8वीं राशि वृश्चिक हम्म। और 12th राशि मीन। हाँ, अब मकर राशि जो है वो पृथ्वी तत्व के अंडर पृथ्वी आती तत्व है, है, 2, 6, 10 बरोबर है। लेकिन इसका भी जल से कनेक्शन देखा जाता है। क्यों? क्योंकि मकर मतलब क्रोकोडाइल वो कीचड़ क्रोकोडाइल में है, रहता पानी से है। रिलेटेड है, बरोबर है। हाँ, पानी से रिलेटेड है। पृथ्वी तत्व है लेकिन वो क्या है? पानी से पूर्ण रिलेटेड। प्योर पृथ्वी तत्व नहीं है, बरोबर। डाइल्यूटेड है। वैलिड। तो मकर राशि का जो विस्तार है वो आप अगर देखोगे तो 10th नंबर आता है और स्त्रीलिंग यानी फीमेल राशि आती है और अगेन थोड़ी स्टबन आती है। मैं आजकल बहुत देखती हूँ कि बहुत सारे जो है ना, जब एस्ट्रोलॉजी सिखाते तो बताते हैं कि मकर राशि के लोग जो है कैप्रिकन्स, देर ऑलवेज बिहाइंड मनी। ऐसे आपने सुना है कभी कि उनको पैसे कमाने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो इमोशनली कम अनअवेलेबल होते हैं। मैम सुना है, ये लगन मेरा है, बट ऐसा तो कुछ नहीं है अभी। एग्जैक्टली exactly. तो मुझे ये बताना है कि जब हम पारंपरिक शास्त्र को देखते हैं तो हम इसको कैसे समझते हैं कि जब मकर आता है किसी का लग्न या राशि व्यक्ति को, तो उनको पैसे से रिलेटेड चिंता हमेशा लगी रहती है कि आया और गया, आया और गया, इसलिए वो सोचते हैं। नॉट बिकॉज दे आर मनी माइंडेड एंड रनिंग बिहाइंड इट, बट बिकॉज दे नीड इट एंड दे बिकम प्रैक्टिकल, गिव द प्रैक्टिकल प्रायोरिटीज, कि जो चीज प्रैक्टिकली जरूरी है उनको वो पहले रखते हैं। तो ये उनका देखा जाए तो सबसे अच्छा गुण है, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग होते हैं। किसी भी चीज को करने के लिए जो भी एफर्ट्स डालने हैं, उन एफर्ट्स में वो कभी पीछे नहीं लेते हैं। और वो जो है ऑर्गेनाइज्ड मनी वे में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, पैसे के पीछे नहीं लगते हैं। पैसे को ऑर्गेनाइज करके कि कहाँ कितना स्पेंड करना है उस पे फोकस ज्यादा करते हैं। सेविंग्स अच्छा कर सकते हैं, मेहनत ज्यादा कर सकते हैं। कभी भी इमोशनल फ्लो में जाके किसका आउट ऑफ द वे जाके हेल्प नहीं करेंगे या स्पेंड नहीं करेंगे। अगर जरूरत नहीं है तो स्पेंड नहीं करेंगे। तो ये लगता है आपको ऐसे एकता जी? जी मैम। ठीक। हाँ, कि प्लानिंग, मनी प्लानिंग अच्छे से करेंगे। हम्म। तो आप करती है, मतलब जिनका ये नहीं लगना है वो करते हैं? मैम, मेरा ही है, मैं करती हूँ आपका ऐसे। ही है, अच्छा। तो 26 ईयर में आपके लाइफ में कुछ हुआ था सिग्निफिकेंट चेंज? 26 हम्म। आर्यमन हुआ था। अच्छा, तो हम्म। देखिए हमने अभी 3 राशियां देखी, तीनों केस में हमने देखा कि सिग्निफिकेंट इवेंट उस एज में पर्टिकुलरली होता ही है जो इंसान को जल्दी रिमेम्बर आता है। अभी आप बोलोगे कि हमेशा ही कुछ ना कुछ होता रहता है, तो ऐसे हम्म। नहीं होता है। वो प्रोमिनेंट याद रहने वाला इवेंट उस समय में होता है जो आपकी लाइफ में कुछ नया बदलाव लेके आएगा इन अ गुड वे। इसीलिए राहु को जब हम देखते हैं, पाप ग्रह देखते हैं या वो बुरा है ये सब देखते हैं, लेकिन 42 ईयर में राहु अपने उच्च के सबसे अच्छे फल देता है। तो किसी के जीवन का परिवर्तन देखना है ना, तो 42 ईयर में राहु ने उसको क्या दिया ये आप देख सकते हैं। या तो करियर चेंज हो जाएगा जब राहु की बात आती है, या सडनली कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, या जो भी उनका प्रॉब्लम था उस प्लेनेट से रिलेटेड वो सारा सडनली फिक्स होने के लिए कोई एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन निकल आएगा। अब मकर राशि के बारे में और किसी को क्या बोलना है? मकर राशि के बारे में एक और चीज मुझे आपको बोलनी है कि उसका सिंबल जो है वो वाटर एंड मर्ड ऐसा मिक्स टुगेदर है ना। तो इन लोगों के थॉट्स जो है ना बहुत हेवी होते हैं, मतलब बहुत सोचते रहते हैं और ऑर्गेनाइज नहीं होता है माइंड में। हर चीज का इक्वली टेंशन लेने की इनको आदत होती है, कि हर चीज को प्रायोरिटी रखने की कोशिश करते हैं, हर चीज को परफेक्ट होना चाहिए, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। ऐसा होता है एकता जी कि आप बहुत सारी टेंशन एक साथ लेके बैठती है? जी मैम, अब सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। हाँ, हर चीज को आप उतना ही इंपॉर्टेंट देना चाहेगी, तो वन बाय वन सॉर्ट करने के अलावा आप सबको एक ही साथ लेके सोचने में लग जाते हैं। हम्म। और ये चर राशि है। चर मतलब आ, हम कैसे बोलते हैं, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल साइन।
इसका दिशा स्वामी जो है वो दक्षिण है। अभी आप देखिए आपका घर दक्षिण मुखी है या दक्षिण में ओपनिंग है? साउथ वेस्ट साउथ ओपनिंग है। वेस्ट ओपन है। साउथ पूरा ओपन है। हाँ। और आपको नी पेन या पेट दर्द कुछ होता है? हम स्टमक शैटिका इश्यूज? शैटिका की प्रॉब्लम है, और वो गॉल ब्लैडर आपको बोला था वो रिमूव हुआ मेरा। ओके। हाँ। तो ये जो नोट्स मैंने आपके दिए ना, आप देखिए इसको सिर्फ बाय हार्ट करोगे ना, आप क्लाइंट की आधी कुंडली इधर ही बताओगे। सिर्फ हम दशा पार्ट में जाओगे ना, तो वो लाइफ के कौन से एज में होगा वो आपको हम्म। सीखना, वो बस आपको वहां से आइडेंटिफाई करना है कि वो हम्म। कौन से एज में होगा। जो डिग्री से भी देखा जा सकता है, दशा से भी देखा जा सकता है। दशा में योगिनी दशा भी आती है, महादशा, प्रत्यंतर दशा। तो हम जो सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उसके अनुसार। ठीक और थोड़ा मकर राशि के लोग जो होते हैं ना, प्रैक्टिकल चीजों को पहले प्रायोरिटी देते हैं, बहुत धर्म के पीछे नहीं भागते हैं। किसी को हेल्प करना, सेवा करना, इन चीजों को प्रायोरिटी देना जो है वो देखते हैं। 10th हाउस में जो है ये राशि, फर्स्ट हाउस में या 10th हाउस में, दोनों जगह पे अच्छा रिजल्ट देगी। तो फर्स्ट हाउस में मतलब सेल्फ। तो एकता जी का लाइफ हमेशा ही थोड़ा सेटल रहा होगा कि सेल्फ प्रायोरिटी, मतलब आपको अच्छी चीजें, अनुकूल भाव मतलब क्या है कि आपका हेल्थ या आपकी चीजें, जब प्रॉब्लम है इमीडिएट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा आपके साथ होता होगा। जी मैम। मिलता है, हाँ। एंड एंड मोमेंट में भी मिलता है। हाँ, एंड मोमेंट पे भी आपको उसका सॉल्यूशन अचानक से मिल हम्म। जाएगा। और 10th हाउस को भी ये जो है अच्छा देती है, मतलब आप अगर करियर को सीरियसली लोगे तो आपको वहां पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी। ठीक है, और कोई राशि लेनी है प्रकृति आप? वायु प्रकृति होगी मैम, वायु प्रकृति, वायु से रिलेटेड। क्योंकि इसीलिए तो वो मिश्र है ना। हम्म, बराबर। तो वायु प्रकृति होने के कारण आपके पैर ठंडे होते हैं क्या एकता जी? जी मैम, ठंडे ही रहते। हाँ। हाथ या पैर के तलवे जो है ना, ये वर्गो और मकर, कैप्रिकन, ये दोनों के ठंडे होने के चांसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा होते हैं। पैर हमेशा ठंडे रहते हैं। हम्म। शिव की आराधना करते हैं मैम, एकता मैम। आपके इष्ट देव कौन सा है मैम, एकता मैम? मुझे नहीं मालूम। तो ये नोट्स है ना, ये पढ़ी है, इसमें दिया है। जी जी। राशि के हिसाब से शिव जी हाँ। होने चाहिए। हाँ, इसमें आपके शुभ देवता दिए हुए हैं। राशि तो वो है, तुला राशि है मेरी। लेकिन लग्न है नहीं, मकर लग्न लग्न। के हिसाब से। अच्छा, लग्न के हिसाब से फिफ्थ हाउस लॉर्ड हम्म। होता है ना मैम, इष्ट देव। वो अलग निकालते हैं, यहाँ पे आपको शिव जी भी आराध्य देवता के इसमें अच्छा रिजल्ट देंगे, इष्ट देवता, आराध्य देवता, ऐसे। मैम ये मैं लगन देख के बताया। हाँ। तो ये जो मैंने नोट दिया ना, इसमें हर लग्न का आदि देवता कौन है ये दिया है, कि सबसे पहले आप किसकी आराधना करोगे वो। इनमें से आप किसी को भी कर सकते हैं, फिफ्थ से जो हम देखते हैं उससे भी कर सकते हैं। इष्ट देवता, आराध्य देवता, ऐसे। मतलब आपका जन्म हुआ है शिव जी की सेवा करने के लिए, क्योंकि वो आपके लग्न के देवता है। लेकिन जी आपको जब कुछ चाहिए तो फिफ्थ हाउस लॉर्ड का जो आता है ना वहां पे, वो आपको जल्दी चीजें देगा। तो एक है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको निभानी है, दूसरा है आपको कुछ चाहिए तो वो कहाँ से लेना है। जी। तो शिव जी के प्रति आपका कुछ कार्य है जो आपको करते रहना है। मैम शिवरात्रि तो बिना। मैं हमेशा रखती आई हूँ, बट अभी कुछ टाइम से छोड़ दिया, अभी थोड़ा हेल्थ इश्यूज है ना तो छोड़ दिया, बट हम्म। शिवरात्रि तो मैं मीन्स चाइल्डहुड से ही रखती हूँ। ओके। तो ये नेचुरली होता है, आपके घर के आसपास शिव मंदिर होगा, कुछ ना कुछ हम्म। सिग्निफिकेंट, या फैमिली मेंबर कोई आपको बार बार शिव मंदिर लेके जाएगा, ऐसे आप हम्म। देखोगे, ऐसे योग घर के बनते हैं। घर के ऑपोजिट था शिव मंदिर, छोटा हम्म। सा। हाँ। हमेशा आप ये नोटिस करोगे चीजें कि आपका जो भी आदि देवता है जो आपके राशि से आया है ना, लग्न से, वो उसका मंदिर या आसपास होगा, या किसी ना किसी कारण आप उस मंदिर में बार बार जाओगे। जी। जी। अब इसमें ना प्रश्न दिए हैं। इस बार मैंने जो नोट दिए ना, इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हैं, सो आई वांट यू गाइस टू डू द होमवर्क। इसमें नीचे जो प्रश्न दिए हैं ना, फर्स्ट चैप्टर के बाद, पेज नंबर मैं आपको बताती हूँ, पेज नंबर 21 पे जो प्रश्न है ना वो आपको सॉल्व करने हैं, ताकि आपका रिवीजन होगा। और वो लिख के सॉल्व करने हैं।
होमवर्क दिया तो सबको टेंशन आ जाता है क्या? ना ना, वृश्चिक मकर मीन राशि की शारीरिक हाँ विशेषता है। हाँ, तुला क्योंकि धनु। आप होमवर्क करोगे ना तो चीजें हाँ, आसान हो चीजें क्लियर हो जाएगी, जाएगी मैम, सही बात है। क्लियर हो जाएगी, और प्रैक्टिस बैठेगी। जब तक आप प्रैक्टिस लिखते हो नहीं हो जाएगी। ना, कोई भी चीज आपके दिमाग में स्टोर नहीं होती है। मैम मकर लग्न भी तो बहुप्रसव राशि है। हाँ, मकर हाँ, लग्न भी बहुप्रसव राशि। तो ये जल से रिलेटेड है, बरोबर। हम्म। ठीक। मध्यम प्रसव भी माना जा सकता है मध्य उसको। प्रसव भी कह सकते हैं, हाँ, बरोबर। मध्यम प्रसव भी माना जा सकता है मकर को। किसी को आज के क्लास के बारे में कुछ पूछना है? आप पूछोगे तब जब आप नोट्स पढ़ोगे और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अब तो मुझे नहीं लगता आपको कोई क्वेश्चन है। हाँ, मैं ये जो प्रसव आपने बताया ये 5th हाउस में ही देखेंगे मतलब हम? हाँ, प्रसव को आप 5th हाउस में ही देखिए। हाँ, संतान फिफ्थ। का प्रश्न जब भी आपके पास आएगा तब आपको प्रसव का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होगा। ठीक है मैम, वो मतलब 5th हाँ हाउस लॉर्ड से हम देखेंगे मध्य हाँ, प्रसव, और वो वो राशि 5th हाउस लॉर्ड से देखेंगे कि कौन सा है, वो कौन सा प्रसव है उसका, और वो जल तत्व है या अग्नि। अग्नि तत्व हम्म है तो ऑटोमेटिकली वो बहुप्रसव नहीं होगा, वो ये हम्म। होता है ना लघु प्रसव, ऐसे उसको बरोबर। याद रखना है। मैम ये नोट्स में है ना? हाँ, ये नोट्स में है सारे। आप एक बार नोट्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो नहीं ठीक होता है। है ना, अभी तक मुझे जितना याद है ना, पहले बैचेस में मैं बहुत सारे नोट्स देती हूँ और कोई उसको खोलता नहीं है, और एंड में किसी को कुछ आता ही नहीं है। इसलिए इस हम्म। बार मैंने सबको होमवर्क दिया है कि एक ठीक है टॉपिक मैम। हो गया तो उसके बाद होमवर्क है, तो 21 नंबर पे होमवर्क है, वो आपको करना है। ठीक है। ठीक है। मैं आज का क्लास थोड़ा 10 मिनट पहले खत्म करना चाहूंगी क्योंकि मैं किसी ओके और के घर में हूँ और वो मेरा डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। जी ओके जी। ओके। ठीक है थैंक यू। मैम। हाँ ठीक है। और कल मेरा ट्रैवल है तो मैं सैटरडे और संडे लेके अपना कंप्लीट करूंगी, क्योंकि ठीक है जो भी मैम। है ओके। वो बाकी। जी ये हाँ बस जी। मेरा थोड़ा लॉन्ग ट्रैवल था और यहाँ आना था, इसलिए बर्थडे वीक था तो थोड़ा सा, बट बहुत अच्छा रहा दर्शन। हालांकि मैं फोटोज नहीं ले पाई बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड देयर। बरोबर। फोटोज वेर नॉट अलाउड, बट उन्होंने अपनी तरफ से फोटो लेके वेबसाइट्स पे डाले हैं। वो मैं जरूर शेयर करूंगी, उसका मैं एक वीडियो बना दूंगी। सबसे बड़ी बात है ना कि व्हाट आई नोटिस इज, मंदिर के अंदर 15,000 पीपल वेर सिटिंग। किसी का किसी को धक्का नहीं लग रहा था, कुछ नहीं, शांति से अंदर आना जाना, आराम से बैठना, और जो रिचुअल था वो इतना सुंदर था कि भगवान की मूर्ति को बाहर लेके सबको दिखाने के लिए उस चौराहे में 15,000 लोग आसानी से वन बाय वन देखे, उनके सामने कोई नहीं, इतना सुंदर अरेंजमेंट किया था। 2 आवर्स का इवेंट था, 2 आवर्स में ही कंप्लीट हो गया। नो एक्स्ट्रा टाइम, नो डिले, नथिंग। 1 लाख दीप ज्वलन जो है वो 1 लाख दिए टाइम पे लगे। सबसे पहले जो थे, वो जो भी मंदिर के क्लीनिंग करने वाले होते हैं ना, हाउस कीपिंग स्टाफ, हम्म। उनको बुलाया गया। उनको एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड दिया था, अच्छी सी साड़ी, और जो भी है वो मेल का उनका जो फिक्स ड्रेस कोड है मंदिर के लिए। और सबने उनके लिए डोनेशन जमा करके उनको दिया। और उसके बाद फिर राज परिवार आया, फिर जो प्रिंस है, किंग है, सब आए। उनके बाद भगवान आए। बहुत सुंदर लगा मुझे वो सब, बहुत ही अच्छा था। मैं इसका लिखूंगी और जितना मुझे गूगल से मिल सकता है उतने फोटोज डालने की कोशिश करूंगी। तो आज का क्लास हम रोकते हैं, मैं होमवर्क का ग्रुप में डाल दूंगी, आप शुरू कर देना। सैटरडे प्रोबेबली वी विल टेक सेशन, और थोड़ा लंबा लेंगे, 2 आवर्स का लेंगे। तो गौतम जी, आपका सैटरडे स्केड्यूल कैसा रहता है? अगर मुझे क्लास स्केड्यूल करना है तो इवनिंग का ही होगा। 6 o'clock वगैरह चलेगा आपको, नेताजी और गौतम जी? 6 o'clock ठीक है, वैसे ले सकते हैं। हाँ, इसीलिए पूछा सैटरडे को ये मैम? दोनों को। हाँ, सैटरडे को यस, लेट इवनिंग। 6 चलेगा आपको, सुनील जी? मेरे को तो मैम थोड़ा सा लेट करिए ना, शॉप चालू रहती 7:30 या। 7:30 हाँ। ठीक है। हाँ। तो रात को लेट थोड़ा हुआ चलेगा आप लोगों को? हाँ, रात को चलेगा। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 7:30 हम स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा एक 11 बजे तक उसको कंप्लीट करते हैं। ओके मैम। हम्म, ठीक है। चलो, अब हम आज के लिए यहाँ रुकते हैं। आप सबने ज्वाइन किया, आपका धन्यवाद। शुभम भवतु। थैंक यू। मैम, शुभम भवतु मैम, थैंक यू। शुभम भवतु।